स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी सम्राट, जहां आप करते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रोज सेक्शन ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग क्लास 12th के प्रोज सेक्शन के पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इट हैज़ बीन रिटन बाय द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट्स हैव अ लुक एट द लाइफ एंड पर्सनैलिटी ऑफ महात्मा गांधी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं महात्मा गांधी के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर। मोहनदास करमचंद गांधी, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आमतौर पर बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, एक राजनेता की तुलना में एक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। आपको बता दूं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और 78 साल की उम्र में 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. उन्होंने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुख्य हथियारों के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. 1915 से 1948 तक वे भारतीय राजनीति में पूरी तरह से हावी रहे। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और यंग इंडिया, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे, इसके लिए लिखे गए कई लेख और उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों ने उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान गुरु के रूप में भी प्रकट किया। In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time। निम्नलिखित सारांश इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, जिसने सफलतापूर्वक समय की यात्रा का सामना किया है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकता को विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति है, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती है, जो नैतिक अस्तित्व को बढ़ावा देती है। So my dear students, this was a short description about the author of this prose, महात्मा गांधी। इस प्रोज के ऑथर महात्मा गांधी के बारे में ये एक संक्षिप्त विवरण था। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। मेरा मानना है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है उसे पूरे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम वेंट, रोम चला गया, यानी कि रोम का पतन हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस भी उसी दुर्गति को प्राप्त हुआ। द माइट ऑफ द फेरोज वॉज ब्रोकन, प्राचीन मिस्र के शासकों की शक्ति भी कमज़ोर पड़ गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन का कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज़ स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत अब भी किसी न किसी तरह अपनी बुनियाद पर मजबूती से खड़ा है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों की रचनाओं से शिक्षा लेते हैं जो अपने पहले वाले गौरव में मौजूद नहीं है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. Such is their pitiable condition। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के क्रम में यूरोप के लोग कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। In the midst of all this, India remains immovable and that is her glory।
इन सब के बीच भारत अडिग रहता है और यही उसकी महिमा है। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. यह भारत के खिलाफ एक आरोप है कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और सुस्त हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। It is a charge really against our merit. यह वास्तव में हमारी योग्यता के खिलाफ एक आरोप है। What we have tasted and found true on the anvil of experience, we dare not change. अनुभव की कसौटी पर हमने जो परखा है और सत्य पाया है उसे हम बदलने की हिम्मत नहीं करते। Many thrust their advice upon India and she remains steady. कई लोग अपनी सलाह भारत पर थोपते हैं और वह स्थिर रहती है। This is her beauty. It is the sheet anchor of our hope. यही उसकी सुंदरता है, यह हमारी उम्मीद का अंतिम आश्रय है। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. सभ्यता आचरण की वह प्रणाली है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। Performance of duty and observance of morality are convertible terms. कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय परिभाषा है। To observe morality is to attain mastery over our minds and our passions. So doing, we know ourselves. नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे उत्साह पर महारत हासिल करना है। ऐसा करके हम खुद को जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजरातियों के लिए सभ्यता का मतलब है अच्छा आचरण। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज़ एज इट शुड बी। यदि यह परिभाषा सही है तो भारत को किसी और से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि बहुत से लेखकों ने दर्शाया है, और यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। हम गौर करते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, यह जितना अधिक प्राप्त करता है उतना ही अधिक इच्छा करता है और तब भी असंतुष्ट ही रहता है। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. जितना अधिक हम अपने मनोभाव की पूर्ति में लिप्त होते हैं उतनी ही वह बेलगाम हो जाती है। Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी विलासिता की एक सीमा निर्धारित कर दी। They saw that happiness was largely a mental condition. उन लोगों ने देखा कि प्रसन्नता काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति थी। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. यह जरूरी नहीं है कि कोई इंसान सुखी है क्योंकि वह अमीर है या कोई दुखी है क्योंकि वह गरीब है। The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. अक्सर यह देखा जाता है कि धनवान व्यक्ति दुखी है तथा निर्धन व्यक्ति प्रसन्न है। Millions will always remain poor. लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से दूर रहने की सलाह दी। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. हजारों वर्ष पहले जो कृषि करने का तरीका मौजूद था, हम उसी तरीके को अपनाए हुए हैं। We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. हमने उसी तरह के झोपड़ियों को बरकरार रखा है जो हमारे पास पहले के समय में थे, और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले की तरह ही बनी हुई है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ करोडिंग कॉम्पिटिशन। हमारे पास जीवन को नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा की कोई व्यवस्था नहीं है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज। प्रत्येक ने अपने स्वयं के व्यवसाय या व्यापार का अनुसरण किया और एक नियमित वेतन लिया। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. ऐसा नहीं था कि हम नहीं जानते थे कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर हम इस तरह की चीज़ों के पीछे अपना दिल लगा लेंगे तो हम उनके गुलाम बन जाएंगे और अपना नैतिक चरित्र खो देंगे। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. इसलिए उन्होंने उचित विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में ही शामिल है।
They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them. उन्होंने आगे तर्क दिया कि बड़े बड़े शहर प्रलोभन के जाल हैं और बेकार के बोझ हैं तथा उसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे. That there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them and that poor men would be robbed by rich men. चोरों और डकैतों के गिरोह होंगे, उनमें वैश्यावृत्ति की बुरी आदतों का विकास होगा और अमीर लोगों द्वारा गरीब लोगों को लूटा जाएगा. They were therefore satisfied with small villages. इसलिए वे लोग छोटे गांव से ही संतुष्ट थे. They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. उन्होंने देखा कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार से छोटी है और इसलिए उन्होंने पृथ्वी के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से तुच्छ माना. A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. इस तरह के संविधान वाला राष्ट्र दूसरों से सीखने की तुलना में दूसरों को सिखाने के लिए अधिक उपयुक्त है. This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. इस देश में अदालतें, वकीलें और डॉक्टर्स थे, लेकिन वे सभी एक सीमा में बंधे हुए थे. Everybody knew that these professions were not particularly superior. हर कोई जानता था कि ये सभी व्यवसाय विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे. Moreover, these wakils and vaids did not rob people. They were considered people's dependents, not their masters. इसके अलावा ये वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे, वे लोगों पर आश्रित समझे जाते थे, उनके मालिक नहीं. Justice was tolerably fair. The ordinary rule was to avoid courts. अदालती निर्णय संतोषजनक था, अदालतों से दूर रहने के लिए सामान्य नियम था. There were no touts to lure people into them. लोगों को इसमें फुसलाने वाले दलाल नहीं थे. This evil too was noticeable only in and around capitals. यह बुराई भी केवल राजधानियों में और उसके आसपास ही देखने को मिलती थी. The common people lived independently and followed their agricultural occupation. साधारण लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि संबंधी व्यवसाय का पालन करते थे. They enjoyed true home rule. वे लोग वास्तविक स्वशासन का आनंद लेते थे. The Indian civilization, as described by me, has been so described by its votaries. भारतीय सभ्यता जैसा मेरे द्वारा वर्णित किया गया है वैसा ही इसके अनुयायियों द्वारा किया गया है. In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत संपूर्ण मानव जाति ने पूर्णता प्राप्त नहीं की है. The tendency of Indian civilizations is to elevate the moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. भारतीय सभ्यताओं की प्रवृत्ति नैतिकता को ऊपर उठाने की है, जबकि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति अनैतिकता का प्रचार करने की है. The latter is godless. The former is based on a belief in God. बाद वाली यानी कि पश्चिमी सभ्यता नास्तिक है और पहले वाली यानी कि भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है. So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child clings to the mother's breast. इस प्रकार की समझदारी तथा विश्वास भारत से प्रेम करने वाले हर भारतीय को इस योग्य बनाता है कि वह प्राचीन भारतीय सभ्यता से उसी प्रकार लिपट कर रहे जिस तरह एक शिशु अपने माँ के स्तन से लिपट कर रहता है. I am no hater of the West. I am thankful to the West for many a thing I have learned from Western literature. मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ. मैं पश्चिमी सभ्यता का कई बातों के लिए आभारी हूँ जो मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखी है. But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ मुझे ये सिखाने के लिए कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी पूरी ऊंचाई तक उन्नति करे तो मुझे अपने देशवासियों से स्पष्ट शब्दों में अवश्य कहना चाहिए कि अनेकों वर्षों के आधुनिक सभ्यता के अनुभव के बाद मैंने इससे एक सबक सीखा है और वह यह है कि हमें इससे किसी भी कीमत पर दूर रहना चाहिए. वॉट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? वह आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल. यह भौतिक वस्तुओं की आराधना है. इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस. यह हमारे अंदर मौजूद निर्दयी प्राणी की पूजा है.
इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। यह विशुद्ध भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर यह हर कदम पर भौतिक सभ्यता की जीत के बारे में नहीं सोचे तो। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस टू वेइ द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। दो सभ्यताओं की विशेषताओं का मूल्यांकन करना यदि निरर्थक नहीं है तो शायद अनावश्यक है। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly, we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective spheres. यह संभव है कि पश्चिम ने एक सभ्यता विकसित की है जो उसकी जलवायु तथा परिवेश के अनुकूल है, और उसी प्रकार हमारी एक सभ्यता है जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है तथा दोनों अपने अपने क्षेत्रों में उत्तम है। The distinguishing characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषताएं मानवीय इच्छाओं की अनिश्चित अधिकता है। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. प्राचीन सभ्यता की विशेषता इन इच्छाओं पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है और इन पर सख्त नियंत्रण करना है। The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. आधुनिक या पश्चिमी असंतोष की उत्पत्ति का वास्तविक कारण उनका भविष्य के प्रति विश्वास का अभाव है और इसलिए ईश्वर में भी विश्वास नहीं है। The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम एक विश्वास से उत्पन्न होता है, अक्सर खुद के भविष्य की स्थिति में होने के बावजूद और दिव्य शक्ति की मौजूदगी में भी होता है। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्काल और शानदार परिणामों का विरोध करना अत्यंत दर्दनाक है। But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance. लेकिन मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि मनुष्य की जीत उस विरोध में स्थित है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। हम लोग क्षणिक आनंद के लिए वस्तु विनिमय के अस्थायी लाभ को दूर करने के खतरे में हैं। Just as in the West, they have made wonderful discoveries in things material, similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. बिल्कुल जैसे पश्चिम में उन्होंने भौतिक वस्तुओं की अद्भुत खोज की है, उसी प्रकार हिंदुत्व ने धर्म की चीज़ों में भावना की, आत्मा की और भी अधिक अद्भुत खोज की है। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन इन महान और सुंदर खोजों पर हमारी निगाह नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। हमें पश्चिमी विज्ञान की भौतिक प्रगति ने चकाचौंध कर दिया है। आई एम नॉट एनिमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। In fact, it almost seems as though God in His wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान ने अपने ज्ञान से भारत को उस मार्ग द्वारा प्रगति करने से रोक दिया है ताकि वह भौतिकवाद के प्रवाह को रोकने के विशेष लक्ष्य को पूरा कर सके। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. आखिरकार हिंदुत्व में ऐसा कुछ तो है जो अब तक इसे जीवित रखे हुए है। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilizations. इसने बेबीलोन, सीरिया, ईरान तथा मिस्र की सभ्यता का पतन देखा है। Cast a look around you. Where is Rome and where is Greece? अपने चारों ओर एक नज़र डालें, कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीस। Can you find today anywhere the Italy of Gibbon or rather the ancient Rome? For Rome was Italy. क्या आप विद्वान अंग्रेज इतिहासकार एडवर्ड गिबन की इटली को आज कहीं ढूंढ सकते हैं या प्राचीन रोम को, क्योंकि रोम ही इटली था। Go to Greece. Where is the world famous Attic civilization? ग्रीस जाइए, कहाँ है विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता। Then coming to India, let one go through the most ancient records and then look around you, and you would be constrained to say, Yes, I see here ancient India is still living. तब भारत आकर अत्यंत प्राचीन अभिलेखों का अच्छी तरह से अध्ययन करें और फिर अपने चारों ओर देखें। आप यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे, हाँ, मैं यहाँ प्राचीन भारत को अभी भी जीवित देखता हूँ। True, there were dung heaps too here and there, but there are rich treasures buried under them.
यह सत्य है कि गोबर के ढेर वह भी इधर उधर फैले पड़े थे, लेकिन उसके नीचे बहुमूल्य खजाना गिरा हुआ था। एंड द रीज़न वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। और यह क्यों जीवित रहा, इसका कारण यह है कि जो लक्ष्य हिंदुत्व ने पहले निर्धारित किया था वह भौतिक विकास नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्ग था। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वॉन्ट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वॉन्ट्स, सेल्फ डिनायल। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज आवश्यकताओं की वृद्धि करने पर निर्भर नहीं था बल्कि इच्छाओं को सीमित करना था, यानी कि आत्म परित्याग करना। European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. यूरोपीय सभ्यता निसंदेह यूरोप वासियों के लिए अनुकूल है, लेकिन यदि हम इसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब भारत का विनाश है। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us. कहने का ये अर्थ नहीं है कि जो भी अच्छा है और आत्मसात करने योग्य है हम उसे स्वीकार और सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। As it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. उसी प्रकार इसका यह भी अर्थ नहीं है कि यूरोप के लोगों को वहाँ से दूर नहीं होना पड़ेगा जहाँ बुराई फैल चुकी होगी। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. भौतिक सुख और उनके बहुलीकरण की निरंतर तलाश एक बुराई है, और मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि यूरोप के लोगों को खुद अपना दृष्टिकोण फिर से बनाना होगा अगर उन लोगों को सुख सुविधा के भार तले बर्बाद नहीं होना है जिसके वो गुलाम होते जा रहे हैं। It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. संभव है मेरा आकलन गलत हो, किंतु मैं जानता हूँ कि भारत के लिए गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना अपनी मौत को स्वयं आमंत्रित करना है। आपको बता दूं कि गोल्डन फ्लीस ग्रीक के पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बहुमूल्य पदार्थ है जो अधिकार और राजस्व का प्रतीक है, जिसे सांपों की पहरेदारी तथा अग्नि से घेर कर रखा गया है और उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking. हमें अपने दिलों में एक पश्चिमी दार्शनिक के विचारों को अंकित कर लेना चाहिए। उनका कथन है, सादा जीवन और उच्च विचार। Today it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. आज यह निश्चित है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन स्तर नहीं हो सकता, और हम कुछ लोग जो जनसमूह के लिए सोचने का दावा करते हैं उच्च विचार से वंचित होकर उच्च जीवन स्तर की व्यर्थ खोज में अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं। Civilization, in the real sense of the term, consists not in the multiplication, but in the deliberate and voluntary restriction of wants. सभ्यता अपने वास्तविक परिभाषिक अर्थों में बहुलीकरण में निहित नहीं है, बल्कि विचार विमर्श तथा आवश्यकताओं पर स्वैच्छिक नियंत्रण में निहित है। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. यह अकेले ही संतुष्टि, वास्तविक प्रसन्नता तथा सेवा करने की क्षमता बढ़ाती है और प्रोत्साहित करती है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level, it becomes a hindrance instead of help. शारीरिक तालमेल और आराम की एक निश्चित मात्रा जरूरी है, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह सहायता करने की बजाय बाधा बन जाती है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. इसलिए असीमित संख्या में इच्छाओं के सृजन और उन्हें संतुष्ट करने की नीति एक भ्रम है और एक जाल जैसा प्रतीत होता है। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point a dead stop before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness. किसी की शारीरिक ज़रूरतों की संतुष्टि, यहाँ तक कि किसी के संकीर्ण आत्म की बौद्धिक ज़रूरतों का भी एक निश्चित बिंदु पर अंत होना चाहिए, इससे पहले कि यह मनुष्य को शारीरिक और बौद्धिक विलासिता में नष्ट कर दे। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated. एक मनुष्य को अपनी भौतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को संवारना चाहिए, जिससे कि वे उनके द्वारा की जाने वाली मानवता की सेवा जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए उसमें बाधा ना पहुंचाए।
तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको ये प्रोज पढ़कर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।